बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस पुस्तक के लेखक का नाम है जॉर्ज एस क्लेसन। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन लुइसियाना मिसूरी में 7 नवंबर 1874 में पैदा हुए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पढ़ाई की और स्पेनिश अमेरिकन युद्ध में यूनाइटेड स्टेट आर्मी में सेवा दी। प्रकाशन में एक लंबा करियर शुरू करके उन्होंने क्लेसन मैप कंपनी ऑफ डेनवर की स्थापना की और द यूनाइटेड स्टेट और कनाडा का पहला रोड एटलस प्रकाशित किया। सन 1926 में उन्होंने कम खर्ची और वित्तीय सफलता पर पम्पलेट्स की प्रसिद्ध सीरीज निकाली, जिसमें प्राचीन बेबीलोन की कहानियाँ के जरिए चीज़ों को समझाना था। ये बैंक और बीमा कंपनियां द्वारा भारी मात्रा में बांटा गया और लाखों लोगों में लोकप्रिय हुआ, और इनमें सबसे प्रसिद्ध था बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिस कहानी से इस किताब का शीर्षक लिया गया है। बेबीलोन की ये कहानियाँ आधुनिक प्रेरणादायक क्लासिक बन गई हैं। आपके सामने आपका भविष्य दूर जाने वाली सड़क की तरह पसरा हुआ है। उस सड़क के साथ आपकी वे महत्वाकांक्षाएं हैं जो आप पूरी करना चाहते हैं। वे इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरा होता देखना चाहते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको पैसे के मामले में सफल होना होगा। आगे के पन्नों में बताए गए वित्तीय सिद्धांतों का अनुसरण करें। एक खाली बटुए की समस्याओं से निकलकर एक भरी पूरी खुशहाल जिंदगी को जीने में उनकी मदद लें, जो एक भरे बटुए से आती है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह धन के ये नियम सार्वभौमिक और अटल हैं। जिस तरह इन्होंने दूसरों के लिए सिद्ध किया है, उसी तरह ये आपके लिए भी एक भरे बटुए, बड़े बैंक बैलेंस और धन में उत्साहजनक वृद्धि की चाबी साबित हो। धन वह माध्यम है जिससे धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है। धरती द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ चीज़ों का आनंद धन से ही उठाया जा सकता है। धन उनके पास प्रचुर मात्रा में रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। धन आज भी उन्हीं नियमों से संचालित होता है जिन नियमों से 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय वह नियंत्रित होता था। लीजिए, धन उनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। नंबर 1, अपने बटुओं को भरने से शुरुआत करें। नंबर 2, अपने खर्चों को काबू में रखें। नंबर 3, अपने स्वर्ण की वृद्धि करें। नंबर 4, नुकसान से खजाने की रक्षा करें। नंबर 5, अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदलें। नंबर 6, अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करें। नंबर 7, अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। विषय क्रम: प्राक्तन, बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखा चित्र। एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। एक हल्के बटुओं के साथ इलाज। सौभाग्य की देवी से मिले। स्वर्ण के 5 नियम। बेबीलोन का स्वर्ण का महाजन। बेबीलोन की दीवारें। बेबीलोन का ऊँट का व्यापारी। बेबीलोन के मिट्टी के टैबलेट। बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान। प्राक्तन, एक देश के रूप में हमारी समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इसका हर नागरिक निजी रूप से कितना समृद्ध है। यह किताब हम में से हर एक की निजी सफलता से मतलब रखती है। सफलता का अर्थ है हमारी कोशिश और क्षमता से आने वाले परिणाम। एक अच्छी तैयारी हमारी सफलता की चाबी है। हमारा काम हमारी सोच से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। हमारी सोच हमारी समझ से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकती। काली बटुए के इलाज पर लिखी यह किताब धन संबंधी समझ पर मार्गदर्शन मानी गई है। यही सचमुच में इसका उद्देश्य है। जो पैसों में सफलता की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उन्हें पैसे कमाने
पैसे संचित करने और पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की विधियां बताना। आगे के पन्नों में हम बेबीलोन जाएंगे। यह वह पालना है जहां वित्त उन मूलभूत सिद्धांतों को पोषित किया जो आज दुनिया भर में माने और अपनाए जाते हैं। नए पाठकों को यह शुभकामना देते हुए लेखक को खुशी हो रही है कि इसके पन्नों में उन्हें बैंक खाते को बढ़ाने, ज़्यादा वित्तीय सफलता पाने और मुश्किल वित्तीय समस्याओं का हल खोजने के लिए वही प्रेरणा मिले जो दुनिया के कोने कोने से अन्य पाठकों को मिली है। जिन बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने इन कहानियों को दोस्तों, रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहकर्मियों में दरिया दिली से बांटा है, उनके लिए लेखक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सबसे ज़्यादा वह अनुमोदित कारगर होता है जो उन व्यवहारिक लोगों के द्वारा दिया गया हो जो इन शिक्षाओं की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इन सिद्धांतों को अपनाकर महत्वपूर्ण सफलता पाई है। बेबीलोन प्राचीन सभ्यता का सबसे अमीर शहर बना क्योंकि इनके नागरिक उस समय के सबसे अमीर आदमी थे। वे पैसे की महत्ता समझते थे। वे पैसे कमाने में, उसे संजोग में और पैसे से पैसे कमाने में मजबूर वित्तीय सिद्धांतों का पालन करते थे। उन्होंने उन सारी चीज़ों को पाया जिनकी वे इच्छा रखते थे और भविष्य के लिए आमदनी को भी सुरक्षित किया। बेबीलोन का ऐतिहासिक रेखा चित्र। इतिहास के पन्नों पर बेबीलोन से ज़्यादा चमकदार शहर नहीं मिलता। इसके नाम से ही संपत्ति और ऐश्वर्य की झलक मिलती है। इसके सोने और जवाहरातों के खजाने बेशुमार थे। सामान्यतः ऐसी छवि बनती है कि ऐसा अमीर शहर किसी विलासिता की जगह में बसा होगा और इसके चारों ओर जंगल और खनिज पदार्थों के स्रोत होंगे, पर ऐसा नहीं था। यह यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक समतल और बंजर घाटी में बसा था। इसमें जंगल नहीं थे, खान नहीं थी, इमारत बनाने के लिए पत्थर भी नहीं थे। यह किसी व्यापार मार्ग पर भी नहीं बसा था। फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती थी। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि एक इंसान थोड़े से उपलब्ध संसाधनों से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस बड़े शहर के सारे संसाधन मनुष्य द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी सारी संपत्ति इंसानों द्वारा बनाई गई थी। बेबीलोन के पास सिर्फ 2 प्राकृतिक संसाधन थे, उपजाऊ जमीन और नदी में पानी। उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सफलता को अंजाम देते हुए बेबीलोन के इंजीनियरों ने उस नदी के पानी को बांधों और नहरों द्वारा नया रास्ता दिया। उस नहरों से दूर दूर तक बंजर धरती को पानी देकर उपजाऊ बना डाला। यह इतिहास में इंजीनियरों की सबसे पहली सफलताओं में से एक माना जाता है। लहराती फसलें इसी सिंचाई की तकनीक का परिणाम थी जिसे उस समय तक दुनिया ने कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से अपने लंबे अस्तित्व के दौरान बेबीलोन पर ऐसे राजाओं ने राज किया जिन्होंने युद्ध और लूट को पराश्रम नहीं दिया। हालांकि वे कई युद्धों में शामिल हुए, पर उनमें से अधिकतर युद्ध दूसरे देशों के उन महत्वाकांक्षी शासकों से हुए जो बेबीलोन के खजानों को हड़पना चाहते थे। बेबीलोन के अद्भुत राजा इतिहास में अपनी समझदारी, पुरुषार्थ और न्यायप्रियता के कारण जाने जाते हैं। बेबीलोन ने कभी ऐसे राजा नहीं पैदा किए जिन्होंने अपने अहंकार की तृप्ति के लिए दुनिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की ताकि सारे देश उन्हें सम्मान दे सके। शहर के रूप में बेबीलोन का अब अस्तित्व नहीं है। जिन मानवीय शक्तियों ने इस शहर को बनाया और हजारों सालों तक संभाला, उनके जाने के बाद ये शहर खंडर बन गया है। अभी इस शहर का स्थान एशिया में सुएज नहर से 600 मील दूर पूरब में पर्शियन खाड़ी के उत्तर में है। यह एरिज़ोना के
यूमा की तरह भूमध्य रेखा से 30 डिग्री ऊपर अक्षांश पर है। इसकी जलवायु भी इस अमेरिकी शहर की तरह गर्म और सूखी है। यूफ्रेट्स की घाटी, जो कभी घनी आबादी वाली उपजाऊ जमीन थी, आज फिर से एक बंजर धरती है। यहाँ की हल्की घास और रेगिस्तानी झाड़ियाँ हवा में उड़ती रेत से सामना करके किसी तरह जिंदा रहती हैं। उपजाऊ खेत चले गए, विशाल शहर गायब हो गए और संपन्न चीज़ों के लंबे कारवा विलुप्त हो गए। अरबों के खानाबदोश दस्ते ही यहाँ बचे। क्रिश्चियन युग की शुरुआत से अब तक ऐसा ही है। इस घाटी पर कई पहाड़ियाँ हैं। शताब्दियों तक वे यात्राओं द्वारा कुछ और नहीं माने जाते थे। बर्तनों के टुकड़े और वर्षा भरी आंधियों के कारण पुरातत्वविद इस ओर आकर्षित हुए। यूरोपियन और अमेरिकन संग्रहालयों द्वारा आयोजित यात्राओं ने यहाँ खुदाई की और देखा कि यहाँ क्या मिलता है। यहाँ मिली चीज़ों से साबित हो गया है कि ये पहाड़ियाँ प्राचीन शहर है। आप इन्हें शहरों की कब्र कह सकते हैं। बेबीलोन इसमें से एक था। इस पर 20 शताब्दियों तक हवाओं ने रेगिस्तान की धूल बरसाई थी। ईंटों से बनी इसकी दीवारें टूट गई थीं और वापस धरती में समा गई थीं। महान शहर बेबीलोन आज इस हालात में है, बस धूल का एक ढेर है जो इतने समय में सुनसान है कि कोई भी जिंदा इंसान तब तक इसका नाम नहीं जानता था, जब तक शताब्दियों तक मलबोर्न में छुपी इसकी सड़कों और मंदिरों और शहरों को वापस नहीं खोजा गया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घाटी में बेबीलोन और अन्य शहर की स्थापना दर्ज इतिहास में सबसे पुरानी है। कई दिनांक 8000 साल से पहले तक जाते हैं। जिन चीज़ों से इन तिथियों को निर्धारित किया गया वे भी एक रोचक तथ्य हैं। बेबीलोन के खंडहरों में एक सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। आधुनिक खगोल विज्ञानियों ने उस समय को मापा जब ऐसा सूर्य ग्रहण बेबीलोन में दिखा था और उस समय के कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर में संबंध स्थापित किया। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि 8000 साल पहले बेबीलोनिया में रहने वाले सुमेरवासियों ने दीवारों वाले शहरों में अपना निवास बनाया था। उनके निवासी दीवारों में रहने वाले असभ्य लोग नहीं थे, वे शिक्षित और संबुद्ध लोग थे। जहाँ तक लिखित इतिहास की बात है, वे पहले इंजीनियर, पहले खगोल विज्ञानी, पहले फाइनेंसियर और लिखित भाषा वाले पहले लोग थे। इन सिंचाई के साधनों का जिक्र पहले ही हो चुका है, जिन्होंने इस बंजर धरती को कृषि का स्वर्ग बनाया। उन नहरों के अवशेष अब भी मिलते हैं, हालांकि अब वे बालू से भर चुके हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि इन्हें पानी से खाली रखा जाए तो दर्जनों घोड़े इसमें एक साथ दौड़ सकते हैं। आकार के मामले में वे कोलोरेडो और उतय की सबसे बड़ी नहरों में कम नहीं हैं। घाटी की ज़मीन को सींचने के अलावा बेबीलोनियर इंजीनियर ने इतना ही बड़ा एक और काम किया। उन्होंने नालियों का एक बड़ा तंत्र तैयार किया, जिसने यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के मुहाने पर ज़मीन के एक बड़े हिस्से को भी सिंचाई के अंतर्गत डाल दिया। हेरोडोटस, जो एक ग्रीक इतिहासकार और यात्री थे, वे बेबीलोन की यात्रा की और वे एकमात्र बाहर के वासी हैं जिन्होंने इसका विवरण दिया है। उनके लेखकों ने शहर का वितरण और उनकी अनोखी परंपराओं की जानकारी मिलती है। वे ज़मीन की उपजाऊ प्रकृति और उसमें होने वाली गेहूं और जौ की लहराती फसलों का भी जिक्र करते हैं। बेबीलोन का ऐश्वर्य भले खो गया हो, पर उसका ज्ञान आज भी हमारे लिए सुरक्षित रखा है।
इसके लिए हम उनके रिकॉर्ड के एहसानमंद हैं। उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने गीली मिट्टी के तख्तों पर बड़ी मेहनत से वे चीज़ें लिख दी थीं। पूरा होने पर उन्हें आग में पकाया गया और वे मजबूत टाइल्स बन गईं। आकार में वे 6 गुना 8 इंच थे और 1 इंच मोटे थे। मिट्टी के वे टैबलेट, उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। उस समय उतने ही काम आते थे जितने आज लिखने के आधुनिक तरीके काम आते हैं। उन पर कहानियाँ, कविताएँ, राजाज्ञा के संवाद, धरती के नियम, संपत्ति के नाम, प्रेमिसरी नोट्स और दूर शहरों में भेजे जाने वाले संदेश भी लिखे जाते थे। इन्हीं मिट्टी के टैबलेट से हमें उस समय के लोगों के बारे में अतरंग और निजी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण दुकानदार के लिए एक टैबलेट से पता चलता है कि किस तारीख को एक ग्राहक ने एक गाय खरीदी और बदले में गेहूं के 7 बोरे दिए, जिसमें 3 और उसी समय दे दिया गया और बाकी 4 ग्राहक की अनुमति का इंतज़ार कर रहे थे। इन बर्बाद शहरों में पुरातत्वविदों ने इन टैबलेट की पूरी लाइब्रेरी पाई है, जिसमें ऐसी लाखों टैबलेट पड़े थे। बेबीलोन की सबसे अनोखी चीज़ों में से एक है वे विशाल दीवारें जो शहरों को घेरती थी। प्राचीन काल के लोगों ने उन्हें पिरामिडों के साथ जोड़ते हुए दुनिया के 7 आश्चर्यों की श्रेणी में रखा। रानी सेमीरामिस को शहर के प्रारंभिक इतिहास में पहली दीवारें बनाने के श्रेय मिलता है। वर्तमान खुदाई करने वालों को असली दीवारों का कोई निशान नहीं मिलता, उनकी ऊंचाई का भी पता नहीं चलता। शुरुआती लेखकों के अनुसार ऐसा लगता है कि वे 50 से 60 फीट ऊंचे थे। उनके बाहरी तरफ जली हुई ईंटें थीं और अंदर की तरफ पानी की मोटी नालियां थीं। बाद की ज़्यादा प्रसिद्ध दीवारें ईसा मसीह के 600 साल पहले राजा नेबुकोडनेस्सर ने बनवानी शुरू की। उसने इतने बड़े स्तर पर काम शुरू करवाया कि वह उसे पूरा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। यह काम उसके बेटे नेबूकदनेस्सर ने पूरा कराया, जिसका नाम बाइबल के इतिहास में मिलता है। इस दीवारों की ऊंचाई और लंबाई विश्वास से परे है। विश्वासजनक स्रोतों से पता चलता है कि वे 107 फीट ऊंची थी, जो एक आधुनिक 15 तल्ला मकान की ऊंचाई के बराबर है। उनकी पूरी लंबाई 9 से 11 मील थी। ये अपने शीर्ष पर इतनी चौड़ी थी कि इस पर 6 घोड़े वाला रथ दौड़ता जा सकता था। आज इस विशाल बनावट का सिर्फ आधार और नालियां बचे हैं। इन खंडर के बाद जो बचा था उसकी कसर अरबों ने ईंटों का कहीं और इस्तेमाल करके पूरी कर दी। बेबीलोन की दीवारों के चारों ओर उस समय के हर योद्धा की सेना युद्ध में विजय के बाद मार्च किया करती थी। कई राजाओं ने बेबीलोन पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वे असफल रहे। इतिहासकार 10,000 घुड़सवारों, 25,000 रथों, 1,000 पैदल सिपाहियों के 1200 रेजिमेंट की बात करते हैं। युद्ध सामग्री को जुटाने और युद्ध के लिए ज़रूरी खाद्य सामग्री जुटाने में अक्सर 2 से 3 साल का समय लगता था। बेबीलोन का शहर एक आधुनिक शहर की तरह ही आयोजित किया गया था। वहाँ सड़कें और दुकानें थीं। फेरी वाले आवासीय जिलों द्वारा सामान बेचते थे। बड़े मंदिरों में पुजारी रहते थे। शहर के अंदर राजमहलों का आंतरिक स्थान था। इनकी दीवारें शहर की दीवारों से ऊंची होती थीं। बेबीलोन के लोग कलाओं में दक्ष थे। वे कलाएं थीं मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई, स्वर्ण का काम और धातु के हथियार और कृषि के औजार बनाना। उनके जौहरी सबसे सुंदर आभूषण बनाते थे। उनके अमीर लोग की
कब्रों से ऐसे कई आभूषण के नमूने मिले हैं जो दुनिया के बड़े संग्रहालय में मौजूद हैं। बहुत पुराने समय में जब बाकी दुनिया पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काट रही थी या फिर नुकीले भालों और तीरों से शिकार या युद्ध कर रही थी, उस समय बेबीलोन के लोग धातु के भालों, कुल्हाड़ियों और तीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। बेबीलोन के लोग चतुर व्यापारी और पूंजीदाता थे। जहाँ तक हमें पता है, उन्होंने ही विनिमय के लिए आविष्कार मुद्रा, प्रोमिसरी नोट और संपत्ति के लिखित नामों का आविष्कार किया। ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले तक बेबीलोन में कभी हमला करने वाली सेना नहीं घुसी। तब भी इसकी दीवारों को कोई नहीं जीत पाया। बेबीलोन के पतन की कहानी बड़ी अनोखी है। उस समय का सबसे बड़ा विजेता साइरस इस शहर को जीतना और इसकी दीवारों को भेदना चाहता था। बेबीलोन के राजा बोनीडस के सलाहकारों ने उसे साइरस से मिलने और शहर पर आक्रमण का इंतजार करने के बजाय हमला करने की सलाह दी। बेबीलोन की सेना की हार के बाद वह शहर से भाग गया। तब साइरस ने खुले दरवाज़ों से प्रवेश किया और बिना प्रतिरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद शहर की ताकत और इज्जत धीरे धीरे घटती गई और अगले कुछ 100 सालों बाद यह पूरी तरह वीरान हो गया और इसे हवाओं ने उसी रेगिस्तान में मिला दिया जहाँ से इसकी गरिमामयी शुरुआत हुई थी। बेबीलोन का पतन हो गया था, यह फिर कभी नहीं उठ पाया, लेकिन इसका सभ्यताओं पर बहुत उपकार है। समय की धारा ने मंदिरों की दीवारों को धूल में मिला दिया, लेकिन बेबीलोन का ज्ञान आज भी जिंदा है।